गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो था वायुमंडलीय दाब इन पानी। तो हमने वायुमंडलीय दाब के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लिया। लास्ट जो 2 वीडियो हैं वो हमारी दाब के ऊपर ही थी। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है आपको पता है, हमारे एटमॉस्फेरिक गैसेस की लेयर होती है, उस लेयर का जो प्रेशर होता है वही हमारा वायुमंडलीय दाब है। अब वायुमंडलीय दाब की कौन कौन सी पेटियां हैं, कहाँ हाई प्रेशर है, कहाँ लो प्रेशर है, कहाँ पे हाई प्रेशर क्यों है, कहीं पे लो प्रेशर क्यों है, वो हमने जान लिया है। अब हाई प्रेशर के कॉन्सिक्वेंस क्या हैं और लो प्रेशर के क्या हैं, किन वजह से हाई प्रेशर के क्या घटित होता है हमारे वायुमंडल में और लो प्रेशर की वजह से क्या घटित होता है, आज के जो चैप्टर है उसका हमारा ये रहेगा। जो मेन फोकस रहेगा आज की वीडियो में वो हमारा विंड्स के ऊपर। विंड्स मतलब पवनी। अब पवनी क्या होती है, आपकी 2 तरह की होती है, एक अक्षैतिज गति में जिसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल में आपकी जो पवन का संचार होता है उनको पवने बोलते हैं, है ना। ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल और ये होता है आपका वर्टिकल, ठीक है। तो ये मूवमेंट जब होती है इसको बोलते हैं पवने, और जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ होती है उसको बोलते हैं एयर करंट, ठीक है। और आपके एयर करंट और पवनी ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक सर्कुलेशन सिस्टम का ढांचा तैयार करते हैं। एयर करंट की वजह से और पवनों की वजह से ये आपका वायुमंडलीय परिसंचरण स्तर तैयार होता है, ठीक है। अब वायुमंडलीय जो पवने हैं उनका काम क्या है, उनका काम है कि एक इक्वल बैलेंस बनाना। हाई जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवने चलती हैं, वहां पे हाई प्रेशर से कहाँ चलती है, हाई प्रेशर को लो प्रेशर की तरफ चलती है। जैसे आपका पानी का एक लेवल होता है ना, आपने इस जगह पे क्या कर दिया, पानी को भर दिया और यहाँ पे एक और गड्ढा कर दिया है ना, इस गड्ढे से इस गड्ढे तक तब पानी जाता रहेगा जब तक दोनों का इक्वल लेवल ना हो जाए। और ये जो इक्वल लेवल है, यही इक्वल लेवल क्या शो कर रहा है, यही इक्वल लेवल शो कर रहा है कि ये हाई टू लो की तरफ जा रहा है ना। कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि यहाँ पे हमने बर्तन रख दिया और यहाँ से यहाँ की तरफ पानी चढ़ गया तो प्रकृति के खिलाफ हो गया, तो हमेशा कहाँ से जा रहा है, हाई से लो की। ग्रेविटी को वो करता है, यही हमारी एयर होता है, हाई प्रेशर को लो प्रेशर की तरफ क्या करती है, मूव करती है। अब हाई प्रेशर और लो प्रेशर, सबसे पहले आपको प्रेशर के बारे में तो हमने अच्छे से डिटेल कर लिया था। तो विंड्स क्या होती है, जैसे फ्रीज रोटेवेटर ने भी बताया है कि जो विंड्स होती हैं, पवने होती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ गति करती हैं, जो कि प्रकृति का क्या है, बैलेंस बनाने का सबसे अच्छा सोर्स है, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर को मेंटेन करके रखती हैं। अब हवाएं ऐसे ही नहीं चल पड़ती हैं, उनको उठा के उनके पीछे कोई कोई डायरेक्शन, कोई कोई फोर्स काम कर रहा है। अब आपको पता है कि प्रेशर भी अपने आप से कहीं ज्यादा या कहीं कम नहीं होता, उसके पीछे भी कोई फोर्स काम कर रहा है। जैसे हमने बताया था यहाँ डायरेक्ट रेज है, यहाँ डायगोनल है, यहाँ बिल्कुल अलग एंगल बनाती है, तो उसकी वजह से प्रेशर और यहाँ पे लो टेम्परेचर है, अलग अलग रीजन हमने उसके बताए थे जो प्रेशर को डिफाइन करते हैं। अब उसकी की वजह से डायरेक्शन है ना, विंड की अपनी जो दिशाएं निर्धारित करती है उसके पीछे फैक्टर होते हैं। तो क्या है फैक्टर, अफेक्टिंग डायरेक्शन ऑफ विंड्स, कौन से ऐसे कारक हैं जो मेरे पवनों की गति और दिशा को निर्धारित करते हैं। सबसे पहले गति के बारे में हम जान लेते हैं। तो गति के बारे में मैंने बता दिया। सबसे पहला प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, मैंने आपको एक लाइन इसकी ड्रॉ करके बताई थी कि यहाँ पे मान लिया आपका 100 mV प्रेशर है और यहाँ पे 100 वाले लाइन को जो मिलाएगा वो थी समदाब रेखा, है ना। जो 100 mV प्रेशर को कंटिन्यू मिलाती गई वो थी समदाब रेखाएं। समदाब है इक्वल प्रेशर क्या होता है कि आइसोबार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोबार। और समदाब का मतलब समान दाब को मिलाने वाली रेखाओं को समदाब रेखाएं बोलते हैं। अब ये कंप्लीट हो गई। अब 80 यहाँ मिला, 80 यहाँ मिला और 80 यहाँ मिला, तो मैंने तीनों को मिला दिया, यहाँ 70 को मिला दिया। तो ये तीनों लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। तो ये क्या है, आइसोबार है, समदाब रेखाएं हैं। अब समदाब रेखाओं में क्या है, यहाँ पे अगर प्रेशर यहाँ भी अगर ये दूर दूर है, अगर ये दूर दूर है तो इसका मतलब है कि इनका प्रेशर ग्रेडियंट कम है। अगर ये पास पास है, अगर ये तीन पास हो जाए तो इनका प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है कि मान लिया यहाँ पे आपकी 100 मीटर हाइट है और यहाँ पे आपकी 70 मीटर हाइट है। 100% आप फ्लो करोगे तो आपका ये वाला एंगल बनेगा, है ना। अगर मैं आपको यहाँ 30 और 40 बना दूँ तो आपका ये वाला। अब ये बताओ मुझे, ये
आराम से नीचे तो गिरेगा। इसका मतलब अब प्रेशर ग्रेडियंट को समझने का मतलब हमारा ये है कि इतना स्टिप है, और जो जितना ढाल स्टिप होगा वहाँ पे एयर मूवमेंट, हवा की जो गति है वो इतनी ही तेज होगी। कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? तो स्टिप ग्रेडियंट। और स्टिप ग्रेडियंट क्या होता है कि जहाँ पे ढाल तीखी हो, और ढाल तीखी कब होगी? तब इनके बीच में स्पेस कम होगा। अगर ढाल इनके बीच में स्पेस ज्यादा है तो इसका मतलब है ढाल की प्रवणता कम है, जो स्टेप ग्रेडियंट है वो कम है। अगर कम होगा तो कणों की दिशा गति कम होगी, अगर ज्यादा होगा तो कणों की गति क्या होगी? तेज होगी। ठीक है, एक फैक्टर समझ में आ गया कि कौन सा गति को निर्धारित कर रहा है। दूसरा फैक्टर है हमारा कोरियोलिस इफेक्ट। जो कोरियोलिस इफेक्ट है वो कोरियोलिस नाम के मॉडल ने दिया था। वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया था कि हवाएं हैं वो जहाँ से भी अमौज होती है, जहाँ से पैदा होती हैं, वो चलना तो सीधा जाती है ना। यहाँ से हवा आई कहती है भाई मैं तो सीधी जाऊंगी, और ये कह रही मैं तो सीधी जाऊंगी, लेकिन वो सीधी चलने कौन दे? नहीं चलने देगा। कौन नहीं चलने देगा? रोटेशन ऑफ हमारी जो अर्थ की घूमना शक्ति है। अब आप वो जो लट्टू लेते थे ना बचपन में, लट्टू से घुमाते थे, उस लट्टू के ऊपर कुछ रखा है तो वो भी साफ नहीं घूमेगा। सेम है, जो हवा चल रही है वो सीधे न चल के क्या कर रही है? थोड़ी तिरछी हो गई है। कहाँ तिरछी हो गई है? वो डिफ्लेक्शन हो गया, मतलब विक्षेपण बल आ गया उसमें। अब यहाँ पे चलने वाली, अब नॉर्थ से आने वाली अपने क्या है, मैंने ये डायग्राम बताया था आपको कि जैसे ये डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ पे ये हो रही है, यहाँ पे ये हो रही है, तो ये तो अपनी दाहिनी तरफ उड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ उड़ जाती है। अब एक बात आपको अगर आपने रीजनिंग थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो ये अगर यहाँ से आप आए तो ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है, लेकिन यहाँ से आप आ रहे हो तो ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। तो यहाँ देखो, यहाँ डिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है? बाईं तरफ और यहाँ दाहिनी तरफ। तो उत्तरी गोलार्ध में जब हवाएं सीधी चलने की कोशिश करते हैं, सीधी न चल के वो कहाँ मुड़ जाती हैं? अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं, है ना। और दक्षिणी गोलार्ध में जब आती हैं तो वो सीधी न चल के 90 डिग्री एंगल पे चलना चाहते हैं लेकिन नहीं चल पाते, तो वो कहाँ मुड़ जाती हैं? बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। इसी को कोरियोलिस फोर्स के नाम से जाना जाता है, जो 1835 में कोरियोलिस मॉडल में बताया था। चलो अब कोरियोलिस फोर्स को ही किस नाम से जाना जाता है? फैराडे के लॉ के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसमें थोड़ी और शार्पनिंग ला दी और उसके सिद्धांत बना के और अच्छे से पेश कर दिया। अब कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? कैसे विंड की डायरेक्शन को इफेक्ट कर रहा है? फैराडे सेम बात है, उसने थोड़ा और वर्क किया इसके ऊपर। अब 22 बेल्ट लॉ को जान लेते हैं, है ना। 22 बेल्ट लॉ क्या होता है? अब 22 बेल्ट लॉ ये कहता है कि अगर उत्तरी गोलार्ध में हमें आ रही हैं और आप दोनों को ऐसे पीट करके खड़े हो जाओ ना, मेरी पीछे से क्या आ रही है? पौने आ रही है, ये यहाँ पे मेरी पीठ हो गई है ना। तो अगर पौने आ रही है तो मेरे जो हाई प्रेशर वो कहाँ होगा? दाहिनी तरफ होगा, और लो प्रेशर कहाँ होगा? मेरे बाईं तरफ होगा, लो प्रेशर। अब इसका वाइस वर्सा हो जाता है हमारे साउथ गोलार्ध में। इस साउथ गोलार्ध में अगर आप जहाँ से हवा आ गई उसके पीठ करके खड़े होंगे तो आपके हाई प्रेशर कहाँ हो जाएगा? लेफ्ट हैंड में हो जाएगा, और हाई प्रेशर कहाँ हो जाएगा? हाँ, लेफ्ट हैंड में हाई प्रेशर हो जाएगा और राइट हैंड में लो प्रेशर। आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप उत्तरी गोलार्ध को याद की, दक्षिण इसका अपोजिट अपने आप याद हो जाता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आप पीठ करके जब खड़े होते हो तो हाई प्रेशर कहाँ होता है? राइट में, और लो कहाँ होता है? लेफ्ट में। सिर्फ ये भी दोनों भी छोड़ दो, एक याद करो, है ना, कि मैं दाएं हाथ से ज्यादा वजन उठा सकते हैं ना, ज्यादा फर्क करता है। तो हाई प्रेशर कहाँ मेरे दाहिने हाथ में है, तो लो बताइए भी दूसरी तरफ होगा, तो फिर इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ दाहिनी तरफ क्या हो जाएगा? लो प्रेशर हो जाएगा और उधर हाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमने जान लिया कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है? अब आपने वॉशिंग मशीन भी देखी होगी, आपके घर में जो मक्खन निकालने वाली होती है वो भी देखी होगी। दो तरह के फोर्स होते हैं, एक सेंट्रीपिटल होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल होता है ना। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है? अब पिटल क्या करता है? अंदर की तरफ होता है ना, अंदर की तरफ करता है, और फ्यूगल में बाहर की तरफ जाता है। लेकिन आपको यहाँ सिर्फ सेंट्रीपिटल है, फ्यूगल के बारे में नहीं पढ़ना। पिटल आपको केंद्रीय बल, वी केंद्रीय, वी का मतलब है चारों तरफ से लेना, आपका मतलब है अंदर की तरफ ले लेना, है ना। तो ये वी केंद्र बाहर की तरफ फैलता है और
सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, चक्राकार मार्ग को तय करते हुए कम वायुदाब की तरफ मूवमेंट करते हैं। और ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं चक्रवातों को, ठीक है, साइक्लोन ये रीजन होते हैं। उसके बाद इफेक्ट ऑफ लैंड फ्रैक्शन। लैंड फ्रैक्शन का मतलब है मेरा घर्षण से है कि अगर आपके वहाँ पे नदियाँ आ रही हैं, पहाड़ आ रहे हैं, जंगल आ रहे हैं, कोई भी ऐसा बैरियर जो डायरेक्ट अगर विंड चलना चाहिए उसके बीच में कोई स्टॉपेज आ रहा है, अब यहाँ आ गई, यहाँ आके आपसे कोई स्टॉपेज आ गया तो वो रुक जाते हैं, थोड़ा सा स्थिर सा हो जाती है, या तो इधर मूव करेगी या इधर मूव करेगी, लेकिन उसकी वो पावर, वो फोर्स तो नहीं रहेगा जो डायरेक्ट था, तो वो उसने उसकी पावर को कम कर दिया, किसने कर दिया, फ्रैक्शन ने, घर्षण के। अब इसका आप एग्जांपल ले सकते हो, अगर आप स्मूथ फर्श पे चल रहे हो तो आपकी स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन आपको ठेले वाले है ना कच्ची मिट्टी में चला दे जहाँ पे अंडुलेटिंग सरफेस है तो आपका वहाँ पे क्या हो जाएगी, स्पीड स्लो हो जाएगी। यही हमारा इसी पे भी डिपेंड करता है। इफेक्ट ऑफ लैंड, अब आपने ये जाना कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे काम करता है, इफेक्ट ऑफ लैंड फ्रैक्शन क्या होता है। अब हमने ये जान लिए हैं। अगर आपको वायुदाब की पेटियों के बारे में पता है, आपको पता है कहाँ हाई प्रेशर है, कहाँ लो प्रेशर है, और ये भी मैंने बताया था कि यहाँ हाई क्यों है, यहाँ लो क्यों है, तो आपको इसको ज़्यादा मात्रांकित करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी और आपको बहुत आसानी से ये डायग्राम समझ में आ जाएगा। चलिए, आपको पता है यहाँ क्या है, लो प्रेशर है। अब वाइस वर्सा रिलेशनशिप, अगर हाई टेम्परेचर तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो, अगर लो टेम्परेचर तो प्रेशर क्या हो जाएगा, सबको पता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है तो प्रेशर यहाँ हाई है, और यहाँ इक्वेटर क्षेत्रों में टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। और हम सबको बिल्कुल ये पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलती है, तो यहाँ से विंड चली उनको बोलते हैं ध्रुवीय पवने, और यहाँ से जो पवने चली उनको बोलते हैं मैंने पूर्वी पवने। अब इनका नाम ध्रुवीय क्यों पड़ा और इनका पूर्वी क्यों पड़ा है ना, जान लेते हैं। जो भी विंड जिस डायरेक्शन से चलती है, जो भी विंड जिस डायरेक्शन से चलेगी उसका नाम उसी नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर अब आपको डायरेक्शन की नॉलेज होनी भी जरूरी है। अब मैं ये आपको बता देती हूँ, ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये कॉमन इससे बताता है ना, लेकिन ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, और ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब ये भी डायरेक्शन है जो हमारे अर्थ पे चल रहे हैं, ये जो कौन है, ये कहाँ चल रहे हैं, पूर्वी मार्गों से हो गया है ना, पूर्व की तरफ से चल रहे हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहा, पूर्वी पवने कहा जाता है। लेकिन ये ऐसे तो नहीं चल रही है ना, बिल्कुल सीधी, ये वाली नहीं चल रही, कोरियोलिस फोर्स काम कर रहा है, तो ये आगे कहाँ विकसित हो रही, ये वाली डायरेक्शन में, तो ये क्या हुई, नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट से चल रही है, यहाँ ये वाली दिशा कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, और कहाँ की तरफ जा रही है, साउथ वेस्ट की तरफ है ना, ये नॉर्थ ईस्ट से चल के साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है, कौन सी पवनी, पूर्वी पवनी, ठीक है, ये जा रही है दोनों तरफ। अब ये कहाँ है, ये साउथ वेस्ट से चल रही है ना, ये वाली, ये क्या है, साउथ ईस्ट से चल रही है और नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रही है, ये भी बता दिया आपको, ये कहाँ साउथ ईस्ट से चली नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रही है, इनकी डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अब आपको पता चल गया ये पूर्व से चल रही हैं और इनको ट्रेड विंड, व्यापारी पवने, पूर्वी पवने आदि नाम से भी जाना जाता है। अब ये पूर्वी मार्गों से आते हैं, जहां ये स्थलीय मार्गों से टकराती हैं वहां पे क्या बारिश करती है, नहीं। अगर ये स्थल से ही आ रहे हैं तो बारिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि ये ड्राई है। लेकिन आपके यहाँ अंध महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, अरब की खाड़ी है, तो आपको पता है यहाँ पे क्या है, वाटर सोर्स है, वाटर बॉडी। अब वाटर बॉडी से जब जो होके आएंगे तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, पानी को ले लेंगे और ये क्या करेंगे, बारिश करेंगे। इन क्षेत्रों में करेंगे जितने भी आपके कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है, आपको पता है ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पे यूरोप है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है, तो ये इधर आएंगे और इधर वाले हिस्सों पे
बारिश करेंगे। तो ये कॉन्टिनेंट के ईस्टर्ली हिस्सों पे बारिश करती हैं। चलो इनके बारे में जान लिया। और ये क्या करते हैं, दोनों यहाँ पे मर्ज होकर ऊपर की तरफ उठती हैं, और जब ये ऊपर की तरफ उठती हैं तो इनको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं। और जब ये ऊपर उठी तो भी प्रेशर लो हो गया, लेकिन उठ के कोई ब्रह्मांड में तो विलीन नहीं हो जाएंगी, नहीं होगी ना, तो कहाँ चले जाएंगे, टेम्परेट एरिया में चली जाएंगे। आपको पता है ये दो पेटियां उठाई थी, जो ताप जले हैं, और दो उठाई थी जो गति जले हैं। मतलब पृथ्वी की गति की वजह से, वो डायनामिक मूवमेंट की वजह से हाई या लो प्रेशर होता है, और दो ऐसे हैं जो तापमान की वजह से होता है। ये बात तो समझ में आ गई, यहाँ पे तापमान कम है तो प्रेशर हाई है, और ये भी बात समझ में आ गई, यहाँ पे तापमान क्या है, ज्यादा है तो प्रेशर लो। ये दो बातें समझ में आ गई। लेकिन ये कैसे समझ लें कि यहाँ पे प्रेशर फिर से हाई होगा, और ये कैसे समझ लें कि यहाँ लो हो गया। अब समझने की बात है कि यहाँ से जब मर्ज होती है कन्वेक्शनल करंट जैसे ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर उठ के दोबारा से जब सिंक होती हैं, तो यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट आने नहीं देंगे, क्योंकि वो बार बार ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे, तो उनको कहीं और जाना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे, टेम्परेट एरिया में जाएंगे। तो टेम्परेट एरिया में आके यहाँ सिंक हो रही है ना, और ऊपर से भी हाई प्रेशर वाली आके यहाँ सिंक हो रही है, तो दोनों ही इधर आके जब सिंक होती है तो यहाँ हाई प्रेशर का निर्माण करती है। चलो अब ये वेस्ट से चलने वाली है, तो इनको क्या कहा, वेस्टर्लीज कहा, पश्चिमी पवनी कहा। अब जब पश्चिमी पवनी चलती है, मोस्ट ऑक्सीजन या वाटर बॉडी से होके आती हैं, और जब वो वाटर बॉडी से होके आएंगे तो अपने अंदर क्या करेंगे, अब पता है अभी गर्म भी है ना, तो गर्म के अंदर क्या होती है, एब्जॉर्प्शन पावर ज्यादा होती है, और एब्जॉर्ब करके मॉइस्चर को यहाँ पे क्या करते हैं, वेस्टर्न हिस्से में, जैसे कर्नाटक हो गया, पश्चिमी यूरोप हो गया, और रॉकीज है ना ऊपर नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ की बारिशें कर देती हैं। चलो ये अब आपको पता है ये वार्म है, ये ईस्टर्न पे बारिश करती हैं, ये वेस्टर्न पे बारिश करती हैं, ये मूवमेंट क्यों है। अब जान लेते हैं पोलर विंड के बारे में। पोलर विंड को क्या कहते हैं, हाँ ये जो वेस्टर्ली विंड है इनके बारे में एक बात मैं बताना भूल गई, कि जो वेस्टर्ली विंड है थोड़ा सा आपके अंडुलेटिंग सरफेस है। अंडुलेटिंग क्या कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में आपको पता है स्थल गोलार्ध जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में जल गोलार्ध जाता है। तो जल मतलब स्मूथ सरफेस है ना, वहाँ पे कोई अप एंड डाउन रोक की सॉरी माउंटेन या फिर आपके जंगल ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में आपके लैंड सरफेस है, तो तटीय क्षेत्र ज्यादा है, महाद्वीप ज्यादा है, तो कोई भी हवा जाती है वो अपनी दिशा में बेचारी नहीं चल पाती, कुछ ना कुछ उसमें आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो अपनी सरफेस से भटक जाती है ना यहाँ पे। लेकिन वो यहाँ स्मूथली चल पाती है दक्षिणी गोलार्ध में, जलीय गोलार्ध के नाम से, क्योंकि वहाँ पर मोस्ट ऑफ समुद्र है जो वो बड़ी हाई स्पीड से हाई ग्रेडियंट से आती है। अब आपको पता है ये तो था दोनों ईस्ट वेव कहाँ की 30 डिग्री तक, 30 से 60 के बीच में पहुंचती है, 30 से 60 के बीच में वेस्टर्ली में, और वेस्टर्ली में तो इनको 40 50 60 जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गरजता 40 चीता 60 बरसता 50 है ना, 40 50 और 60 के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इनकी स्पीड बड़ी आती है, और इन्हीं वेव को दक्षिण गोलार्ध में ब्रेव वेव के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेव वेव क्यों, क्योंकि ये बड़ी स्पीड से गति से आती हैं, इसलिए इनको ब्रेव वेव के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी क्या बात है, जब ये उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं तो आपको पता है एयर फ्रंट आते हैं, वातावरण आते हैं, ऊपर से ठंडी हवा, ये नीचे से गर्म हवा जा रही है, और ठंडी और हवा गर्म जब मर्ज होती है एक दूसरे का विरोध करती है, मर्ज नहीं हो पाती, तो गर्म ऊपर उठने की कोशिश करती है, और गर्म हवा ठंडी को नीचे दबाने की कोशिश करती है, और जब तक एक दूसरे में वो विलीन ना हो जाए उनकी लड़ाई चलती रहती है। वहीं पे निर्माण होता है आपका वातावरण का और साइक्लोन का, ठीक है। तो यहाँ चलने वाली स्मूथ होती है, पूर्वी कोने में ठीक होती है, लेकिन जितने भी आपके क्लाइमेटिक या वायुमंडलीय इशू आते हैं वो आपके इस गोलार्ध में आते हैं, आपको सही चल पाते हैं। और दूसरा यहाँ पे साइक्लोन है, और साइक्लोन आने का रीजन मैंने बता दिया, कोल्ड और वार्म वाटर, ठीक है भाई, ये हमें पता लगे। अब ये क्या है, ये है आपकी पोलर विंड, यहाँ पे आपके क्या है ठंड है और हाई प्रेशर है, और यहाँ लो है तो हाई से लो की तरफ। अच्छा इनकी क्या दिशा थी, इनकी दिशा क्या थी, देखो आप कहोगे भाई उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी नाम क्यों आ, तो ये क्या है साउथ वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट था, कहाँ चल रही है नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल रही है। तो पहले नॉर्मल बात है, पहले तीर इधर घूमा और फिर तीर इधर घूम गया वापिस इधर आ, है ना। फिर इसमें भी ऐसे ही है, पहले इधर से इधर आई, फिर इधर से इसको इधर कर दो,
से और पश्चिमी दिशा से, इसलिए इनका उत्तरी गोलार्ध की पश्चिमी दिशा से नाम हो गया। अब यहाँ साइक्लोन क्यों आते हैं, इनको गणित 50 क्यों जाता है, ये पता चलेगा। ये पश्चिम में बारिश क्यों पड़ती है, ये पता चलेगा। ये ड्राई क्यों पता चलेगा, ये मॉइस्चर क्यों है, ये भी पता चलेगा। अच्छा, ये यहाँ से डायरेक्शन क्यों है, ये भी पता चलेगा, हाई से लो की तरफ चलती है। अब ये वाली जो है ना वो क्या है, कोल्ड एयर है, ठंडी हवा है। और ठंडी जो हवा होती है उसमें क्या होती है, नमी बहुत कम होती है, ड्राइनेस ज्यादा होती है। और जो ठंडी हवा होती है उसमें एब्जॉर्प्शन पावर बहुत कम होती है कि वो मॉइस्चर को बहुत कम ग्रहण कर पाते हैं। और बहुत कम ग्रहण कर पाते हैं तो वो शुष्क है ना, ड्राइनेस कर देते हैं। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, यहाँ सूखा होता है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ साइक्लोन बनते हैं और यहाँ पे आपके विषुवतीय क्या होती है, सघन तरह की बारिश होती है। सघन बारिश क्या होती है, जब दो एयर मर्ज हो जाते हैं और ऊपर उठती हैं और वो भी गर्म है और मॉइस्ट है, तो क्या होगी, जब वो ऊपर उठेगी तो कोल्ड होंगी है ना, ठंडी होंगी। और जब ठंडी होंगी तो क्या होगा, उनके अंदर जो हीट से उसमें जो एब्जॉर्ब उसको रिलीज कर देंगे, बार बार कनेक्शन करने को और ऊपर उठाते जाएंगे और ठंडी होती जाएंगी और वो मॉइस्चर को रिलीज कर देंगे। आपकी विषुवतीय जो जिसको 4 बजे के बाद वाली बारिश में बोला जाता है, आपकी मोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल एरिया में होती है। ऑल्सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आता